हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, इंडियन क्रू वाले जीएफएस गैलेक्सी पर ईरान ने किया हमला। तो अमेरिका ने किया बहुत बड़ा दावा, किए जवाबी हमले, जिस पर 11 भारतीय थे सवार, जिसको लेकर अब भारत का रिएक्शन सामने आया है। दोस्तों बताएंगे आखिर हर बार भारतीयों को ही क्यों टारगेट किया जाता है। दोस्तों एक तरफ ईरान भारत को अपना बेहतरीन दोस्त बताता है, दूसरे तरफ ऐसी हरकतें क्यों करता है। सबसे बड़ी जानकारी की बात करेंगे तो उधर पीओके मांगे आजादी, जाग पार्टी ने दी बहुत बड़ी डेडलाइन, शहबाज मुनीर के उड़े होश। दोस्तों बच्चा बच्चा कट मरेगा, लेकिन पीओके को स्टेट नहीं बनने देंगे। बताएंगे पीओके में प्रदर्शनकारियों का आर पार का ऐलान, दोस्तों जिसने शहबाज और मुनीर के बैठे बैठे हाथ पांव फुला दिए। दोस्तों बताएंगे अब क्या होने वाला है पीओके में। मात्र 48 घंटे का समय बचा है। वहीं पाकिस्तान में गहराया आटे का संकट, तो आसिम मुनीर ने ऐसी हरकत कर दी कि हर जगह हो रही है थू थू। दोस्तों आपको बताएंगे बीमारी को खत्म करने के बजाय बीमार को ही खत्म करने लगा आसिम मुनीर। दोस्तों उधर नेपाल में जिस बालेंद्र शाह को सत्ता में लाए थे जेनजीज लोग, आज वही जेनजीज बालेंद्र शाह के खिलाफ उतर आए हैं सड़कों पर। दोस्तों फिर जेनजीज का सड़कों पर देखने को मिला सैलाब। वहीं पीएम सीएम मंत्री जेल गए तो भी पद नहीं छोड़ेंगे, सिर्फ सस्पेंड होंगे। पार्लियामेंट्री कमेटी के नए कानून पर लगा दिया अड़ंगा। बताएंगे कैसे संसद की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने उस कानून का गला घोट दिया जिसमें ये बात कही गई थी। दोस्तों बेहतरीन से बेहतरीन अपडेट आपको बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि भारतीयों पर अटैक बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पीओके भारत की सरकार को लेकर ही रहना चाहिए। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी चौंका देने वाली अपडेट की दोस्तों, जहां ओमान के तट के पास कमर्शियल जहाज जीएफएस गैलेक्सी पर हुए हमले के लिए अमेरिका ने ईरान को जिम्मेदार बताया। रविवार सुबह हमले का शिकार हुए इस जहाज पर 11 भारतीय सवार थे। दोस्तों पश्चिम एशिया में अमेरिकी सेना की कमांड सेंटकॉम ने बताया है कि जीएफएस गैलेक्सी पर ईरान ने अटैक किया था। हमले में जहाज के इंजन रूम को काफी नुकसान पहुंचा है। जहाज पर हमले के बाद 10 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन चालक दल का एक भारतीय सदस्य अब भी लापता है। दोस्तों यूएस सेंट्रल कमांड ने रविवार को बताया कि ईरान के खिलाफ इस हफ्ते तीसरी बार हमले किए गए हैं। ये कार्रवाई तब की गई है जब ईरान की आईआरजीसी ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे साइप्रस के झंडे वाले जहाज जीएफएस गैलेक्सी पर हमला किया। हमले में एक सिविलियन क्रू मेंबर लापता हुआ है। इंजन रूम में नुकसान के चलते जहाज आगे नहीं बढ़ पाया और हमले वाली जगह पर ही है। आपको बता दें ईरान ने जहाज पर हमले की अब तक बात नहीं मानी है। आईआरजीसी ने यह जरूर कहा है कि कुछ जहाज निर्देशों को नजरअंदाज करते हुए जलडमरू मध्य से गुजरने के तय रास्तों का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में एक जहाज को फायरिंग करके रोका गया है। गैलेक्सी पर हमले को लेकर तेहरान से कोई बयान सामने नहीं आया है। दोस्तों यहाँ तक कि आपको बता दें भारत ने भी बयान तो जारी किया, लेकिन ईरान का नाम नहीं लिया। मिडल ईस्ट के समुद्री रूट पर जारी तनाव के बीच ओमान के तट के पास इस वाणिज्यिक जहाज पर हुए हमले के बाद भारत सरकार पूरे तरीके से एक्शन मोड में आ चुकी है। विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी करके ओमान तट पर कमर्शियल जहाज जीएफएस गैलेक्सी पर हुए इस हमले की बेहद कड़े शब्दों में निंदा की। क्या कहा भारत ने, बता दें विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमला होते ही राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। जहाज पर सवार कुल 11 भारतीय नागरिकों में से 10 को अब तक सुरक्षित बचा लिया गया है। दुखद बात यह है कि एक भारतीय नागरिक आज भी लापता है, जिसकी तलाश के लिए समंदर में सघन अभियान चलाया जा रहा है। भारत सरकार ने संकट की इस घड़ी में त्वरित सहायता और सहयोग देने के लिए ओमान सरकार का आभार भी जताया। दोस्तों इस हमले के बाद भारत की चिंता इसलिए और ज्यादा बढ़ गई क्योंकि इस जहाज पर भारतीय नागरिक सवार थे। ऐसे में अब तक जितनी बार भी अटैक हुए हैं जहाजों पर, हर किसी में भारतीय ही मौजूद होते दिखाई दिए हैं। दोस्तों ऐसे में साफ साफ पता चलता है या तो इनको जानबूझ करके टारगेट किया जा रहा है या फिर कोई देश बड़ा गेम खेल रहा है इन अटैक को करके, ताकि काम किसी का बदनाम कोई और हो जाए। हालांकि दोस्तों ईरान ने अब तक ये नहीं कहा है कि हमने अटैक किया है, लेकिन अमेरिका ने क्लियर कहा है कि यह हमला ईरान ने ही किया है। ऐसे में पता लगाया जा रहा है दोस्तों कि आखिर ये अटैक किसने करवाया। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा किसकी यह करतूत हो सकती है। हालांकि पूरा ईरान पर ही शक गहराता जा रहा है, क्योंकि और कोई देश क्यों अटैक करेगा इन जहाजों पर, जबकि अमेरिका तो चाहता है कि हॉर्मुज सदा के लिए खुला रहे और यहाँ से जहाज स्मूथली निकले, इन रास्तों से व्यापार हो। अमेरिका ऐसा चाहता है तो फिर अमेरिका इन जहाजों पर अटैक क्यों करवाएगा। हाँ एक
चीज के लिए कर सकता है कि वो ईरान को बदनाम करने के लिए इन जहाजों पर खुद से अटैक कर सकता है, लेकिन एकदम से सीज फायर खत्म होने के बाद अमेरिका इन जहाजों पर अटैक नहीं कर सकता। ये बात भी मानने वाली है दोस्तों। वही जानकारी ये भी सामने आ रही कि हॉर्मुज के पास अमेरिका का बड़ा हमला, ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम को सीधा बनाया निशाना। तो उधर तेहरान भी नहीं रहा पीछे, तेहरान ने कुवैत पर दाग दिए ड्रोन दोस्तों। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, एक्सियोस के मुताबिक, संयुक्त राज्य अमेरिका ने रविवार रात रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण हॉर्मुज जलडमरूमद के पास ईरानी मिसाइल और हवाई रक्षा प्रणालियों को निशाना बनाते हुए सिलसिलेवार हवाई हमले किए। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी के हवाले से दी गई इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इन हमलों में ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC द्वारा संचालित छोटी और तेज रफ्तार नौकाओं को भी निशाना बनाया गया है। ये कार्रवाई जल मार्ग के आसपास कई अलग अलग ठिकानों पर की गई है। इस बीच एक और बड़ी घटना में कुवैत ने दावा किया है कि उसके 3 सीमा केंद्रों और समंदर में स्थित एक तेल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म पर तगड़ा अटैक हुआ है। इन हमलों में संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचा है। इससे पहले अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया था कि हॉर्मुज जलडमरूमद पूरी तरीके से खुला हुआ है और वहां से जहाजों की आवाजाही सामान्य रूप से जारी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक आधिकारिक बयान में सेंटकॉम ने कहा कि हॉर्मुज जलडमरूमद उन सभी जहाजों के लिए खुला है जो कानूनी रूप से इस अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग से गुजरना चाहते हैं। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड के इन दावों को ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया। ईरान ने 2 टूक कहा है कि यह रणनीतिक रास्ता फिलहाल बंद है और इस पर उसका पूरा नियंत्रण है, पूरा कंट्रोल है। ईरान की आधिकारिक समुद्री संस्था पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए अमेरिकी दावों को खारिज कर दिया और कह दिया कि फिलहाल हॉर्मुज जलडमरूमद से किसी का भी गुजरना संभव नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा अब तक का अपडेट था हॉर्मुज को लेकर। लेकिन आपको बता दे दोस्तों, मौजूदा का अमेरिका के खिलाफ आर पार का है ऐलान। जी हाँ, कोड 009 से पूरे अरब में दहशत मचा हुआ है दोस्तों। पश्चिम एशिया का रण क्षेत्र अब एक ऐसे बिंदु पर आ चुका है जहां से वापसी मुमकिन बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही। 40 दिनों की जंग के बाद युद्ध विराम तो हुआ, लेकिन शांति वार्ता की आड़ में अमेरिका और ईरान दोनों ने ही लाल रेखा को लांग दी, जिसके बाद अमेरिका ने अपना शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया। दोस्तों, अमेरिका के हमलों के बाद ईरान आर पार की जंग का ऐलान कर चुका है। ईरान का प्रतिशोध आरंभ हो गया है, जिसको नाम दिया गया है कोड 009। अब आप कहेंगे ऐसा नाम क्यों दिया गया, तो आपको बता दें, दरअसल कोड 009 इसलिए रखा है कि 9 जुलाई को ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई सुपुर्दे खाक किए गए, जिसके हत्या का बदला लेने की कसम मौजूदा खामनेई ने खाई है। इसलिए 9 अरब देशों में हमले करने का लक्ष्य रखा है। ये वो देश है जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं। वहीं बता दें, अमेरिका ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बाद एक्टिव हुआ पाकिस्तान। अचानक इशाक डार ने अरागची को घुमाया फोन, कहा एकमात्र रास्ता शांति और स्थिरता ही है जो विवादों को सुलझा सकता है। दोस्तों, वेस्ट एशिया में एक बार फिर तनाव बढ़ने के बाद पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने कल शाम अमेरिका और ईरान से संयम बरतने की अपील की है। यह अपील उस वक्त आई है जब ईरान ने अमेरिका के हालिया हमलों के जवाब में अपने पड़ोसी अन्य खाड़ी देशों में मौजूद US एयरबेस को नुकसान पहुंचाया था। इशाक डार ने बातचीत में कहा है कि विवादों को सुलझाने और क्षेत्र में शांति स्थिरता लाना ही एकमात्र रास्ता है। इशाक डार का इशारा युद्ध छोड़ कूटनीतिक रास्ते को बनाए रखने को लेकर है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि अरागची ने फोन तब किया जब अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इससे आप क्लियरली समझ पाएंगे कि पाकिस्तान इसमें जो मध्यस्थता करवा रहा है वो मध्यस्थता नहीं है, सिर्फ अमेरिका की पैरवी कर रहा है। अब आप ही सोचिए, ईरान पर जब भी अटैक हुआ या ईरान को नुकसान हुआ तब पाकिस्तान अमेरिका को कभी फोन मिलाकर ये नहीं कहा कि भैया ईरान पर अटैक मत करो। लेकिन जब भी अमेरिका की चीजों का नुकसान हुआ, अमेरिका का नुकसान हुआ, तब पाकिस्तान बातचीत करने को आगे आया। इससे साफ क्लियर आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों कि कैसे पाकिस्तान एक तरफा अमेरिका को खुश करने के लिए ये पूरा गेम खेल रहा है और इसका नाम मीडिएटर से दे रहा है कि मैं मीडिएटर हूँ। ऐसे दोगले पाकिस्तान पर क्या है आपकी राय दोस्तों, अवश्य कमेंट कीजिएगा। रिक्वेस्ट है, अगर आपको भी लगता है कि बिना भारत के शांति नहीं आने वाली, बिना भारत के हस्तक्षेप के, तो सामने लाइक का बटन है दोस्तों। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके बता दीजिएगा कि भारत की आज क्या वैल्यू है आज के समय में। दोस्तों, 1 सेकंड भी नहीं लगना, इस लाइक के बटन को दबाना मत भूलिएगा। नेक्स्ट खबर आपको बता दें, कतर के पूर्व अमीर शेख हमद के निधन की वजह से भारत में आज राष्ट्रीय शोक। भारत में आधा झुका रहेगा तिरंगा दोस्तों। कतर के फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर भारत सरकार ने सोमवार यानी आज पूरे देश में एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर डाली है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक राष्ट्रीय शोक के दौरान देश भर में उन सभी सरकारी भवनों पर जहां नियमित रूप से तिरंगा फहराया जाता है, राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। इसके साथ ही पूरे
पूरे दिन कोई आधिकारिक सरकारी मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। शेख हमद का रविवार को 74 साल की उम्र में निधन हो गया। कतर सरकार ने उनकी मौत की घोषणा की, लेकिन वजह नहीं बताई। उन्हें बड़े पैमाने पर आर्थिक सुधारों के जरिए कतर को नया आकार देने, दुनिया भर में उसका असर बढ़ाने और एक बड़े एनर्जी एक्सपोर्टर और इंटरनेशनल बिचौलिया के तौर पर उसकी भूमिका की नींव रखने का क्रेडिट दिया जाता है। वही प्रधानमंत्री मोदी जी ने शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए उन्हें दूरदर्शी नेता बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनके नेतृत्व में कतर ने विकास और समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छुआ। उन्होंने ये भी कहा कि शेख हमद भारत के सच्चे मित्र थे और दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों पीओके से, जहां पर क्या है पीओके के हालात, अभी का क्या है अपडेट आपको बता दें। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आजादी के लिए जन क्रांति का आगाज हो चुका है। मुजफ्फराबाद मार्च में सिर्फ 48 घंटे ही बचे हैं। पीओके से जनरल मुनीर को डेडलाइन मिल चुकी है। जैसे जैसे वक्त का पहिया घूम रहा है, ठीक वैसे वैसे इस्लामाबाद की जो धड़कनें हैं वो तेज हो रही है। पीओके 15 जुलाई को पाकिस्तान से आर पार के मूड में है दोस्तों। तो क्या अवैध कब्जे वाले कश्मीर से पाकिस्तान का बोरिया बिस्तर बंधने वाला है? ऐसा क्या होने वाला है 48 घंटे बाद? दोस्तों 9 जुलाई वो तारीख है जब पीओके के लिए मुनीर जनरल टायर बन गए। उनकी फौज ने जुल्म की सारे हदें पार कर दी थी। रावलाकोट के कोठरी में बैठे 2000 प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध फायरिंग होने लगी। दावा है कि इसमें 2 लोग मारे गए जबकि 13 से ज्यादा लोग बुरी तरीके से जख्मी हो गए। पीओके में जारी बर्बरता की ये कोई नई तस्वीर नहीं है। पाकिस्तान सेना के अत्याचार के ऐसे वीडियोस वहां की पहचान बन चुके हैं। लेकिन इस बार मुनीर कंपनी की इस क्रूरता से भी लोग पीछे नहीं हट रहे, बल्कि डटकर उनका मुकाबला कर रहे हैं। इस जन आंदोलन को 1 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। एक आंकड़े के मुताबिक अब तक 61 लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों की हिम्मत नहीं टूटी, जिससे इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरान घबराए हुए हैं। कमर तोड़ महंगाई, बिजली संकट, भारी भरकम टैक्स और प्रशासनिक अनदेखी के मुद्दे पर शुरू हुआ आंदोलन उस मोड़ पर पहुंच गया जहां से कोई यू टर्न नहीं बल्कि आजादी का रास्ता है। अब पीओके की पब्लिक पाकिस्तान का दखल बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं है दोस्तों। पाकिस्तान के खौफ का मीटर अब डाउन हो चुका है। हालात ये है कि मुनीर की कठपुतली सरकार को पीओके में आंदोलन की अगुवाई कर रही जाक यानी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने फाइनल फरमान सुना दिया है। मुनीर के पास सिर्फ 14 जुलाई तक यानी अब सिर्फ 2 दिन का ही वक्त मौजूद है। अगर आज पूरे दिन की बात करें, कंसीडर करें पूरे दिन को, तो 2 दिन का ही वक्त बचा है, वरना 1 दिन भी ठीक से नहीं बचा दोस्तों। इसके बाद क्या होगा ये किसी को भी नहीं मालूम। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 14 जुलाई तक यानी कल तक पीओके की 38 सूत्रीय मांगों को पूरा करने का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो 15 जुलाई से मुजफ्फराबाद की ओर लॉन्ग मार्च निकाला जाएगा, जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने का अनुमान है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वो संसद तक भी जाएंगे और उसके बाद 38 मांगे जो हमारी है वो मांग फिर हमारी नहीं होंगी। उन्होंने कहा है कि उसके बाद हम पीओके की आजादी की बात करेंगे। अब तक तो हम मांग की बात कर रहे हैं, लेकिन 48 घंटे बाद मांग को छोड़ हम पीओके की आजादी की बात करेंगे। पीओके से निकली क्रांति की यह चिंगारी इतनी विस्फोटक है कि इस्लामाबाद को जलाकर राख कर सकती है। शहबाज शरीफ टेंशन में है। आसिफ मुनीर का ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा है दोस्तों। पीओके में लगी आग की तपिश से पूरी हुकूमत सहमी हुई है। वहीं अगर बात करें पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार आरजू काजमी की, तो उन्होंने क्लियरली कहा है कि जिस तरह का माहौल इस समय पीओके का है और जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, मेरे ख्याल से जो गलती पाकिस्तान ने 1971 में की थी, फिर जो गलती पाकिस्तान बलूचिस्तान में कर रहा है, अब सेम वही गलती हमें पीओके में भी होती दिखाई दे रही है दोस्तों। भले ही आसिफ मुनीर सब कुछ ठीक होने वाला फील दे रहे हो, इस मुद्दे को दबा रहे हो, लेकिन हकीकत तो यही है कि इनके हाथ पांव फूले हुए हैं दोस्तों। हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। प्रदर्शनकारियों के मुजफ्फराबाद मार्च की घोषणा से पाकिस्तान सरकार के दिमाग के तार हिल चुके हैं। ऐसे में पीओके की कठपुतली सरकार ने पाकिस्तान से 4000 अतिरिक्त फ्रंटियर कोर के जवान मांगे हैं। इनके अलावा 5500 पाकिस्तानी रेंजर्स को तैनात करने की अपील की गई है। ये डिप्लॉयमेंट पीओके में 4 जून से मौजूद 8000 से ज्यादा रेंजर्स के अलावा होंगी दोस्तों। आप कह सकते हैं कि छावनी में तब्दील हो चुका है पीओके। लेकिन इसी बीच जो एक नई अपडेट सामने आ रही है पीओके को लेकर, वो ये कि पाकिस्तान की सरकार ने पीओके में विरोध प्रदर्शनों के बीच इसी महीने इलेक्शन कराने का ऐलान कर दिया दोस्तों। रातों रात बड़ा ऐलान कर दिया। अधिकारियों ने चुनाव आयोग के तय कार्यक्रम के मुताबिक 27 जुलाई को पीओके में वोटिंग कराने की तैयारी शुरू कर दी है। पीओके में शरणार्थियों के लिए आरक्षित सीटों का मुद्दा हालिया विरोध प्रदर्शनों की जड़ में है। इसके बावजूद पाकिस्तानी सरकार और सेना चुनाव से पीछे हटती बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही। दूसरी ओर पाकिस्तान से प्रदर्शनकारियों ने अपने अधिकारों
के लिए जान तक देने की बात कह दी है। वहीं रावला कोर्ट से बड़ा मैसेज दिया गया है दोस्तों प्रदर्शनकारियों के द्वारा कि बच्चा बच्चा कट मरेगा लेकिन कश्मीर को हम स्टेट नहीं बनने देंगे, सूबा नहीं बनने देंगे। इससे क्लियर है दोस्तों कि अब पीओके को वो लोग एक अलग देश या फिर जब तक ये भारत से नहीं जुड़ जाता तब तक शांत नहीं बैठेंगे। ये भी बहुत बड़ी एक बात है दोस्तों। पीओके की जनता क्लियरली कह चुकी है कि 48 घंटे बाद देखिएगा हम क्या करते हैं, जिससे एक चीज तो साफ है कि अब पीओके में ये लोग चुनाव तो नहीं ही होने देंगे और साथ में पीओके को अलग क्षेत्र अलग देश बनाने की मांग कर सकते हैं या फिर अगर भारत सरकार सहयोग करेगी तो हो सकता है भारत से विलय कर जाए पीओके। जी हाँ दोस्तों, हालांकि उससे पहले पाकिस्तान से भारत को उलझना पड़ेगा और ये बात बहुत जल्द होगी दोस्तों, आप देखिएगा। क्योंकि जब एक बार पीओके की जनता ने मन बना लिया है कि पाकिस्तान से उसका पटरी नहीं खा रहा है, पाकिस्तान के साथ उसकी लाइन जो है वो सेट नहीं बैठ रही है, तो फिर आप यूं मान लीजिए कि इस बार भी अगर भारत से विलय नहीं हुआ तो आगे आने वाले जल्द समय में ऐसा जरूर देखने को मिलेगा कि भारत और पाकिस्तान में अच्छा खासा झड़प होगा और फिर पीओके भारत का हो जाएगा। दोस्तों क्या है इस मुद्दे पर आपकी राय जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो ये थी पीओके से बहुत बड़ी अपडेट्स जो हमने आपको बताई है। मात्र ठीक से अब 30-32 घंटे ही बचे हैं दोस्तों, देखना होगा क्या होता है। तो वहीं आपको बता दें नेक्स्ट खबर पाकिस्तान से ही जानकारी सामने आ रही है, जहां खबर है कि पाकिस्तान में आटे का संकट गहरा चुका है। आर्मी हेडक्वार्टर और इस्लामाबाद की सप्लाई पर असर पड़ने की संभावना। ये हालात पंजाब सरकार द्वारा रावलपिंडी डिवीजन की आटा मिलों को जारी गेहूं खरीद के परमिट रद्द करने की वजह से बने हैं। चिंता की इन खबरों से इधर पेशावर समेत कई शहरों में आटे का भाव आसमान छू रहा है। आटे की आसमान छू रही कीमतों से आम आदमी की गुजर बसर मुश्किल हो गई है। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि अगर 24 घंटे के भीतर परमिट बहाल नहीं किए गए तो आटा मिलें उत्पादन बंद कर देंगी और बाजार में आटे की सप्लाई रोक दी जाएगी। वैसे तो पाकिस्तान में ये संकटें लगी ही रहती हैं दोस्तों, लेकिन हम आपको ये जानकारी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अब हम जो आपको बताएंगे उससे आप खुद पाकिस्तान के आर्मी चीफ पर थू थू करेंगे दोस्तों। सिर्फ आप ही नहीं दोस्तों, आपसे पहले काफी लोग या यूं कहें पूरी दुनिया में उनकी थू थू हो रही है। दरअसल सेना के बाद अब बर्थ कंट्रोल भी करेंगे फील्ड मार्शल शहबाज सरकार ने मुनीर को दे दी ये जिम्मेदारी, जिसके बाद हो रही है थू थू। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर पर शहबाज शरीफ का इतना ज्यादा भरोसा बढ़ता जा रहा है कि हैरान करने वाले फैसले लिए जा रहे हैं। जैसे जैसे मुनीर दुनिया भर में पाकिस्तान की हंसी करा रहे हैं, उतना ही भरोसा पाकिस्तानी पीएम का दिल जीत रहा है ताकि और हंसी करवाए। इस बीच पाकिस्तान की सरकार ने आसिम मुनीर को एक ऐसी जिम्मेदारी सौंप दी जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। दरअसल सेना प्रमुख का काम सेनाओं के बीच में समन्वय बनवाना, सशस्त्र बलों का प्रबंधन करना। इससे इतर वो पाकिस्तान की आर्थिक नीति का भी मार्गदर्शन करते आए हैं। समय समय पर भारत के खिलाफ बयानबाजी करके सुर्खियां भी बटोरते हैं, लेकिन पाकिस्तानी सेना प्रमुख अब अपने देश की अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाने की दिशा में भी काम करेंगे। ये फैसला दोस्तों आसिम मुनीर को ऐसे समय में दिया गया है जब देश में बदहाली है, आटे की किल्लत है, जैसा कि हमने आपको अभी बताया, खाद्य सामानों की पूर्ति नहीं हो पा रही है। अब ऐसे में देश के इन चुनौतियों से लड़ने के बजाय दोस्तों आसिम मुनीर जिसके लिए चुनौती है उनको ही खत्म करने जा रहे हैं। क्या है इस मुद्दे पर आपकी राय दोस्तों, वहीं आपको बता दें नेपाल से सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। जिन जैनजीज ने बालेंद्र शाह को बैठाया पीएम की कुर्सी पर, आज वही बालेंद्र शाह के खिलाफ जैनजीज नजर आ रहे हैं दोस्तों, सड़कों पर उतरकर उनके फैसले का कर रहे हैं विरोध। आपको बता दें नेपाल में जैनजीज प्रोटेस्ट के बाद सत्ता में आए बालेंद्र शाह को जैनजीज के ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है। नेपाल में सरकार द्वारा भूमिहीन झुग्गी वासियों के लिए वैकल्पिक पुनर्वास की व्यवस्था किए बिना उन्हें हटाए जाने के फैसले के विरोध में सैकड़ों लोगों ने रविवार को प्रदर्शन किया। संयुक्त राष्ट्र भूमिहीन मोर्चा के आह्वान पर आयोजित ये प्रदर्शन काठमांडू में सिंहन दरबार सचिवालय के सामने स्थित मैती घर मंडला में हुआ। प्रदर्शनकारियों ने गरीबों पर अत्याचार बंद करो, मानवाधिकारों का सम्मान करो, अवैध गिरफ्तारियां बंद करो और भूमिहीन झुग्गी वासियों को आश्रय दो जैसे नारे लिखी तख्तियां हाथों में ले रखी थी। इस बीच काठमांडू के कीर्तिपुर स्थित सरकार के एक अस्थायी आवास केंद्र में शुक्रवार रात को आई बाढ़ से पानी भर गया। इसके बाद सुरक्षा बलों की मदद से वहां रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। वहां करीब 150 भूमिहीन झुग्गीवासी रह रहे थे। घटना की जानकारी लेने के लिए जैनजी से जुड़े युवा कार्यकर्ता शनिवार को वहां पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान एक कार्यकर्ता के चेहरे पर चोट लगी, जिसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष गगन कुमार थापा ने कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की आलोचना करते हुए पुलिस कार्रवाई पर आपत्ति जताई और गिरफ्तार लोगों को तत्काल रिहा करने की मांग की। साथ में विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि बढ़ती बेरोजगारी, आर्थिक असुरक्षा और भविष्य को लेकर अनिश्चितता ने युवाओं में
में निराशा को फिर बढ़ा दिया है और आने वाले समय में आप देखेगा नेपाल में जनजीत प्रदर्शन और ज्यादा उग्र हो जाएंगे दोस्तों। अगर विशेषज्ञों की बात को गौर से समझा जाए तो साफ पता चलता है कि बालेंद्र शाह भी प्रधानमंत्री बहुत दिनों तक नहीं रहने वाले, जल्द ही उनको भी हटाया जाएगा और हटाने वाला उन्हीं के समर्थक होंगे दोस्तों। वहीं आपको बता दें, ईरानी मिसाइलों से अमेरिकी ठिकानों का बचाएगा रूसी एयर डिफेंस। तुर्की से सेकंड हैंड S-400 खरीद रहा यूएई, क्या बदलेंगे इससे समीकरण? आपको बता दें दोस्तों, यूनाइटेड अरब अमीरात बोले तो यूएई ने रूसी S-400 लंबी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने पर सहमति जताई है। रूस और तुर्की के साथ त्रिपक्षीय समझौते के तहत यूएई को यह सिस्टम मिलेगा। ये डिफेंस डील अमेरिका की मंजूरी से हुई है। इससे तुर्की को F-35 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट खरीद फिर से शुरू करने की इजाजत मिल सकती है। यूएई के लिए इस सिस्टम की खरीद का समय बेहद अहम है, क्योंकि यह बीते कुछ महीनों से लगातार ईरान के मिसाइली हमलों की जद में है। भारत भी रूस के इस डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करता है। मिलिट्री वॉच मैगजीन के मुताबिक S-400 की खरीद से न केवल यूएई की हवाई सुरक्षा को बल्कि असल मायनों में अमेरिका की सुरक्षा को भी फायदा होगा। ईरान ने खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम यूएई में मौजूद है, लेकिन वो बीते दिनों में इजराइल पर ज्यादा केंद्रित है। ऐसे में अमेरिकी सैन्य ठिकाने यूएई के एयर डिफेंस नेटवर्क पर निर्भर है। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने रशिया से $2.5 अरब में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की 4 बटालियन खरीदी थी। ये सभी सिस्टम यूएई को सौंपी जाएंगी। इस खरीद से यूएई का इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क मजबूत हो जाएगा। यूएई में अमेरिकी ने थर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम और पैट्रियट PAC-3 मल्टी रोल एयर डिफेंस सिस्टम, दक्षिण कोरियाई KM-SAM और रूसी पेंटजीर एयर डिफेंस कॉम्बैट वाहन मौजूद हैं। S-400 के शामिल होने से यूएई को लंबी दूरी के विमानों, क्रूज मिसाइलों, बिना पायलट वाले विमानों और बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ नई क्षमता मिलेगी। उसका सुरक्षित हवाई क्षेत्र का दायरा भी काफी बढ़ जाएगा। रशिया में मिसाइल का बड़े पैमाने पर उत्पादन उसे इस्तेमाल हो चुके इंटरसेप्टर की भरपाई बहुत तेजी से करने की सुविधा दे सकता है। अमेरिका पैट्रियट और हार्ड सिस्टम ऐसा करने में उतना सक्षम नहीं रहा है दोस्तों। उधर आपको बता दें, युद्ध से बहुत पैसा कमाएंगे कहने वाले और 500% भारत पर टैरिफ लगाने वाले, यानी 500% टैरिफ लगाएंगे की धमकी देने वाले ट्रम्प के करीब लिंडसे का अचानक निधन हो गया दोस्तों। अमेरिका में शोक का माहौल है। ट्रम्प ने राष्ट्रीय ध्वज झुकाने का दिया है आदेश, बता दें, लेकिन मौत की वजह सामने नहीं आई है। दरअसल अमेरिका के वरिष्ठ सीनेटर लिंडसे ग्राहम का 11 जुलाई को 71 वर्ष की आयु में अचानक निधन हो गया। उनके कार्यालय ने बताया कि शनिवार शाम को उनके कैपिटल हिल स्थित आवास पर दिल का दौरा यानी कार्डियक अरेस्ट पड़ने से उनका देहांत हुआ। उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश के राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाने का आदेश दिया है। लिंडसे ग्राहम इजराइल के कट्टर समर्थक और ईरान के साथ शांति वार्ता के धुर विरोधी थे। उन्होंने पाकिस्तान की भूमिका पर भी हमेशा गंभीर सवाल उठाए। उनकी इसी ईरान विरोधी नीति के कारण ईरान समर्थक प्रदर्शनों में उनकी तस्वीरों के साथ उन्हें जान से मारने की धमकियां तक दी गई थी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि मेरे प्रिय मित्र और एक महान व्यक्ति सीनेटर लिंडसे ग्राहम के असाधारण जीवन और उपलब्धियों के सम्मान में, जिन्होंने हमारे देश और अपने प्रिय गृह राज्य दक्षिण कैरोलिना के लिए बहुत कुछ हासिल किया, मैं पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी अमेरिकी झंडों को आधा झुकाने का आदेश दे रहा हूं। भगवान आपको आशीर्वाद दे। लिंडसे बता दें कि मौत को लेकर अब तक क्लियर आउट नहीं हो पाया दोस्तों, आखिर इनकी मौत कैसे हुई। अटकलें हैं कार्डियक अरेस्ट की, लेकिन रियलिटी अब भी सामने नहीं आई है। बता दें ये वही लिंडसे ग्राहम है दोस्तों जिन्होंने भारत को बर्बाद करने की धमकी दी थी। रूस से सस्ता तेल और यूरेनियम खरीदने को लेकर वो भारत पर 500% तक टैरिफ लगाने की धमकी दी थी दोस्तों। 500% तक टैरिफ लगाने वाला एक बिल ग्राहम ब्लूमेंथल बिल प्रस्तावित भी किया था। उन्होंने इसमें चीन और ब्राजील को भी शामिल किया था, जिस पर 500% टैरिफ लगाने की बात कही गई थी। उन्होंने कहा था कि भारत जैसे देश रशिया से सस्ता तेल खरीदकर पुतिन की युद्ध मशीन को वित्तीय सहायता दे रहे हैं। उन्होंने कहा था कि अगर आप इस युद्ध को जारी रखने के लिए सस्ता रूसी तेल खरीदते रहेंगे तो हम आपको बर्बाद कर देंगे और आपकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देंगे। वहीं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को सुझाव दिया था कि युद्ध से काफी पैसा कमाएंगे। अब उनकी मौत हो चुकी है, लेकिन उनके मौत को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही हैं कारण को लेकर, ऐसे में ईरान और रशिया पर शक जताया जा रहा है। कहीं उनको जहर तो नहीं दिया गया या फिर उनकी मौत स्लो तरीके से हो ताकि किसी को पता ना चल सके, कुछ ऐसा उनको लेकर प्लान तो नहीं रचा गया था। ऐसे में ईरान और रशिया पर शक गहराया जा रहा है। आपकी क्या इस मुद्दे पर आए दोस्तों, अवश्य कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां
पीएम सीएम मंत्री जेल गए तो भी पद नहीं छोड़ेंगे, सिर्फ सस्पेंड होंगे। दोस्तों, पार्लियामेंट्री कमेटी का नया कानून पर अड़ंगा बता दें। मोदी सरकार पिछले लोकसभा सत्र में कानून लेकर आई थी कि अगर कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री किसी गंभीर आरोप में जेल चला जाता है, 30 दिन तक जेल में बिताना पड़ता है, तो उसको 31वें दिन उसकी गद्दी खुद ब खुद छिन जाएगी। विपक्ष ने इस पर खूब हंगामा किया और बिल को पास करने से रोक दिया। नतीजा, सरकार ने इसे संसदीय समिति के पास भेज दिया ताकि इस पर चर्चा और हो सके। अब इसी संसदीय समिति ने बिल पर अड़ंगा लगा दिया दोस्तों, और कह दिया कि ऐसा कानून नहीं होना चाहिए, कुर्सी नहीं जानी चाहिए, सिर्फ सस्पेंड होना चाहिए। संसदीय समिति ने एक ऐसी व्यवस्था का भी प्रस्ताव दिया है जिसके तहत अगर ऐसे लोगों को बरी कर दिया जाता है या मुकदमे की कार्यवाही निर्धारित समय के भीतर आगे नहीं बढ़ती है तो निलंबन खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। 130वीं संविधान संशोधन विधेयक की समीक्षा कर रही संसद की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने कुछ और सिफारिशें की हैं। ये 7 सिफारिशें हैं दोस्तों जो आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ऐसे में आप कह सकते हैं कि संसद की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने इस कानून का गला ही घोट दिया दोस्तों, जिसमें अगर कोई सीएम पीएम या मंत्री 30 से ज्यादा दिन के लिए जेल जाता है तो उसका पद छोड़ना पड़ेगा। कमेटी ने अब सिफारिश की है कि उसे पद नहीं छोड़ना होगा, सिर्फ सस्पेंड होगा। आपकी क्या इस मुद्दे पर राय दोस्तों, हम आपकी राय जानना चाहते हैं। वहीं दिल्ली के सेंट्रल विस्टा का बदल दिया गया नाम अब कर्तव्य भवन क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा दोस्तों। केंद्रीय मंत्री ने कर दिया बड़ा ऐलान। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने रविवार को बताया कि सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास क्षेत्र को अब कर्तव्य भवन परिसर या कर्तव्य भवन क्षेत्र कहा जाना चाहिए और सेंट्रल विस्टा नाम का अब इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अब इस नए नाम पर आपकी क्या राय है दोस्तों? लगे हाथों जहां पर भी आपका ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक एक्स पर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लगे हाथों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। मिलता है आप अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।